हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी नॉवल वर्ल्ड। चांगचेन की कहानी मजीद इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। जांग क्लैन के आलीशान बैठक कक्ष में सन्नाटा तो था, लेकिन ये किसी तूफान के आने से पहले की खौफनाक आहट थी। कक्ष के बीचों बीच बिछी ऊंची मसनद पर एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था, जिसके होठों के कोने रह रहकर एक धूर्त मुस्कान में बदल रहे थे। यह जांग क्लैन का ग्रैंड डीकन जांग संटोंग था, जो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खुद को ही इस साम्राज्य का अगला मालिक मान चुका था। चूंकि कबीले के असली मुखिया ने कभी घर के अंदरूनी मामलों में दिलचस्पी नहीं ली थी, इसलिए पूरे कबीले की सत्ता इस बूढ़ी लोमड़ी के हाथ में थी। लेकिन उसकी हवस यही खत्म नहीं होती थी। वो हमेशा से मुखिया को रास्ते से हटाकर खुद कुलपति की गद्दी पर बैठने का काला ख्वाब देखता था। उसका ये सपना अब हकीकत बनने वाला था, क्योंकि उसने हमदर्दी का नाटक करते हुए जो फाउंडेशन पिल भेजी थी, वो असल में रूह निकालने वाला जहर था। जांग संटोंग के नीचे कबीले के कई सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे, जो बुजुर्ग परिषद के सदस्य थे और इस पूरी साजिश में अपनी आंखें मूंदे हुए थे। भाई संटोंग, बस इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, फिर वाइपर क्लैन और जैंग क्लैन एक हो जाएंगे। अचानक कक्ष की छतों से टकराती हुई एक घमंडी और तिरस्कार से भरी आवाज गूंजी, जिसने पूरे माहौल को और भी भारी कर दिया। बोलने वाला शख्स वाइपर क्लैन का एक ऊंचे दर्जे का नौकर वाइपर वोरन था, जिसके चेहरे पर घमंड और नीचता साफ झलक रही थी। वोरन के पास ही दो युवक बैठे थे, एक वाइपर क्लैन का पहला वारिस वाइपर शैंग और दूसरा तीसरा वारिस वाइपर जिक्सिंग। वाइपर जिक्सिंग एक नंबर का मंदबुद्धि पागल था, जो अपनी उंगली मुंह में दबाए फर्श पर लार टपका रहा था और दूर खड़ी एक मासूम को घूर रहा था। हे बीवी, मेरी बीवी, तुम मेरी पत्नी हो, जिक्सिंग ने अपनी गंदी लार पोंछते हुए कहा और अपनी भद्दी आंखों से उस मासूम को निहारा। उस पागल से कुछ ही दूरी पर 8-9 साल की एक छोटी सी कली जंग यूरू खड़ी थी, जिसके मासूम चेहरे पर इस वक्त गजब का हट था। चाचा संटोंग, मैं इस पागल से कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, यूरू ने चीख कर कहा, और उसकी आवाज में खौफ से ज्यादा नफरत थी। हॉल के बाहर खड़े जांग क्लैन के युवा योद्धाओं की मुट्ठियां भींच गई और वे अपनी नसों में दौड़ते गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगे। टीएसके, वाइपर क्लैन ने तो सारी हदें पार कर दी। हमारे मुखिया को अधमरा किया और अब इस मासूम बच्ची की जिंदगी इस पागल के हवाले करना चाहते हैं। ये हमारे कबीले के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज कभी खत्म नहीं होगी। ये सरासर नाइंसाफी है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारा अपना मुखिया ही जब किसी काम का नहीं रहा, तो दुश्मन तो हमारी खाल उतारेंगे ही। बाहर खड़ी भीड़ की बातों में कड़वाहट थी और वे अपनी इस बेबसी का सारा जिम्मा अपने मुखिया के सर मढ़ रही थी। जांग यूरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के सामने अपनी जुबान खोलने की? जांग संटोंग अचानक अपनी जगह से उछला और उसने मेज पर जोरदार वार किया। यह सम्मेलन कक्ष है, यहाँ कबीले के फैसले होते हैं। तुम जैसी जूनियर की यहाँ दखलंदाजी करने की हिम्मत कैसे हुई? संटोंग की दहाड़ ने मासूम यूरो को अंदर तक हिला दिया। ये मेरी आजादी का सवाल है, मैं अपने फैसले खुद लूंगी। मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी, चाहे मेरी मौत ही क्यों न हो जाए। यूरो की हिम्मत जवाब दे गई और वो फुट फुट कर रोने लगी। मरने पर भी तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। वाइपर वोरन ने एक ठंडी और जहरीली मुस्कान के साथ यूरो की तरफ देखा। क्या मिस यूरो को लगता है कि हमारे वाइपर क्लैन के तीसरे वारिस आपके काबिल नहीं है, या आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं? पास ही बैठे वाइपर श्यांग ने एक अजीब सी हंसी के साथ माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। अरे भाई, मेरे तीसरे भाई का रूप रंग और इनका रुतबा तो देखिए। इनमें ऐसा क्या है जो आप जैसी छोटी लड़की के लिए कम पड़ रहा है? उनका प्रभावशाली रूप और रुतबा। वाइपर जिक्सिंग की लटकती हुई लार और पागलों जैसी हरकतों को देखकर हॉल में खड़े योद्धाओं को खिनाने लगी। वाइपर क्लैन का बढ़ता हुआ क्रोध देखकर जांग संटोंग के हाथ पांव फूलने लगे और वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने ही वाला था कि तभी कितना प्रभावशाली रूप और कितना शानदार व्यवहार। वाइपर श्यांग, तुम्हारी झूठ बोलने की कला तो वाकई बेमिसाल है। एक भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में बिजली की तरह कौंधी, जिसने सबकी सांसें हलक में अटका दी। क्लैंक! ऐसा लगा जैसे किसी ने सन्नाटे के सीने में गर्म लोहा उतार दिया हो। सबकी निगाहें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहां जांग चेन खड़ा था, जिसकी आंखों में वो दहकता हुआ लावा था जो किसी को भी पल भर में भस्म कर दे। जब भीड़ ने देखा कि ये वही निकम्मा मुखिया है जिसे कल मरा हुआ समझ लिया गया था, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये तो वही बेकार और हारा हुआ शख्स है। कुलपति, ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी ये पैरों पर कैसे खड़ा है? ये तो बस एक जिंदा लाश है। बाहर खड़ी भीड़ ने ऐसे जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया
जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ दे, लेकिन जांग चेन के चेहरे पर पत्थर जैसी शांति थी। उसने सबको धूल के बराबर समझा और पूरे रुतबे के साथ हॉल के अंदर कदम रखे। ओ, तो ये हमारा मशहूर बेकार मुखिया वापस आ गया। वाइपर श्यांग एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर ठहाके मारकर हंस पड़ा। तुम्हारी हड्डियां तो बड़ी कड़क निकली। कल तुम्हें पीट पीट कर कीचड़ में मिलाया था, मुझे लगा तुम खत्म हो गए, पर तुम तो यहाँ नाच रहे हो। हे, बेकार बेकार, जांग चेन बेकार। पागल जिक्सिंग भी अपने भाई को देखकर पागलों की तरह तालियां बजाने लगा। वाइपर वोरेन का चेहरा अब पूरी तरह गंभीर हो गया था। उसने सैंटोंग की तरफ देखते हुए नफरत से कहा, भाई सैंटोंग, हम यहाँ एक बड़े मसले पर बात कर रहे हैं। इस कचरे का यहाँ होना ठीक नहीं है। जांग चेन ने किसी भी कुत्ते के भौंकने का जवाब नहीं दिया। उसकी बर्फीली और जानलेवा निगाहें सीधे जांग सैंटोंग के चेहरे पर जाकर ठहर गईं। सैंटोंग की आंखों के तारे फैल गए और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये कैसे जिंदा है? मैंने खुद इसे जहर खाते देखा था। महान डीकन, क्या आप मुझे अपने असली कुलपति को यहाँ खड़ा देखकर सदमे में चले गए हैं? जांग चेन की आवाज में श्मशान जैसी शांति थी। सैंटोंग ने अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छुपाया और दहाड़ते हुए बोला, जांग चेन, तुम्हारी ये मजाल। चुपचाप अपने बिल में वापस जाओ। तुम चाहते हो कि मैं वापस चला जाऊं? जांग चेन ने अपना सिर थोड़ा उठाया और अपनी आंखों से पूरे हॉल का जायजा लिया। उसकी नजरों में ऐसा खौफ था कि सैंटोंग का शरीर कांपने लगा, जैसे कोई चूहा अचानक किसी खूंखार शिकारी की आंखों में झांक रहा हो। सैंटोंग ने अपनी आवाज में थोड़ी बनावटी नरमी लाने की कोशिश की। देखो बेटा, अपने तीसरे चाचा की बात सुनो, जाओ और आराम करो। ये तुम्हारी जगह नहीं है। तीसरे चाचा? जांग चेन के होठों पर एक कड़वी और खौफनाक मुस्कान खिल उठी। यही वो गद्दार था जिसकी वजह से उसे इस अपमानजनक मौत का सामना करना पड़ा था। जांग चेन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सैंटोंग की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनकी सांसें टकराने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? सैंटोंग कुर्सी में धंस गया। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। मैं क्या करना चाहता हूँ? जांग चेन की मुस्कान अब और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। मैं इस कबीले का असली कुलपति हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस ऊंची गद्दी से अभी और इसी वक्त नीचे उतर जाओ। ये है मेरा पद है, मेरा सिंहासन है। यहाँ बैठकर मुझे हुक्म देने की औकात तुम्हारी आखिर हुई कैसे? अब यहाँ से दफा हो जाओ। बूम! उसकी दहाड़ हॉल की दीवारों से टकराकर हर किसी के कलेजे को चीर गई। पूरा हॉल जैसे पत्थर का बन गया। क्या ये वही डरपोक और बेबस जांग चेन था? तुम? सैंटोंग का चेहरा गुस्से से लाल पीला पड़ गया। तुम्हारी ये हिम्मत? मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। तीसरे चाचा? जांग चेन ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अपनी आवाज को और भी कड़क करते हुए कहा, अगर आप में जरा भी बड़ों वाली गैरत और शान होती तो आज मुझे ये हाथ गंदे नहीं करने पड़ते। तुम्हारा क्या मतलब है? सैंटोंग पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसे लगने लगा कि उसका जहर देने वाला काला राज अब खुलने वाला है। जांग चेन ने एक जानलेवा मुस्कान के साथ कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मतलब क्या है। मैं अब और वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं कुलपति हूँ और यह कुर्सी कानूनी तौर पर मेरी है। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। कचरे के ढेर, मुझे लगता है तू आज खुद अपनी मौत मांग रहा है। सैंटोंग का धीरज जवाब दे गया और उसके गले से एक दरिंदे जैसी गर्राहट निकली। इस वक्त वो अपनी तमाम ताकत लगाकर जांग चेन का सीना चाक कर देना चाहता था।